हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। खैर, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, एक और बात, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है किंग गेमिंग नाम से, तो कोई भी अगर कोई मेरे साथ गेम खेलना चाहे तो वो मेरे साथ खेल सकता है। मैं हर रोज रात 8 बजे स्ट्रीम करता हूँ। और हाँ, मैं अपने गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अब सभी लोग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। खैर, अब काफी बात हो गई है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 249 ईयर पहले का एक विलेज दिखाया जाता है, और विलेज में मौजूद लोग काफी हैरान होकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि स्काई में एक मैसिव डायमेंशनल गेट ओपन हो गया होता है, और इस गेट से काफी सारे क्रीचर्स नीचे आ रहे होते हैं, जिन्हें बाद में डीमंस कहा गया। उन डीमंस ने आने के तुरंत बाद ही ह्यूमैनिटी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। इस तरह मैनकाइंड यानी मानव जाति पर डीमंस का आक्रमण यानी इन्वेजन शुरू हुआ। फिर सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए जस्टिस अलायंस ने अर्जेंटली डीमन सप्रेसिंग हेवनली आर्मी को लॉन्च किया और डीमंस के अगेंस्ट क्रूसेड यानी धर्म युद्ध की घोषणा की। फिर 3 दिन बाद उनका सामना अनहुई में एक डीमन यूनिट से हुआ और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1 साल बाद सेंट्रल एरिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को मार दिया गया था। एंटायर ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड ने एकजुट होकर एक रेजिस्टेंस आर्मी का गठन किया, जिसने सिचुआन में अपना फाइनल स्टैंड शुरू किया। ये रेजिस्टेंस हाफ मंथ तक चलता रहा। रेजिस्टेंस आर्मी के 90% लोग मारे गए। सेंट्रल एरिया का मार्शल वर्ल्ड ऑफिशियली फेल हो गया। इसके बाद बचे हुए बाकी लोगों को गुलाम बना लिया गया। फिर उन्हें डीमन लोक में ले जाया गया। इसके बाद हम स्टोरी में मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो कह रहा होता है मुझे भी पकड़ लिया गया और डीमन लोक में ले जाया गया। फिर 5 साल बाद क्योंकि मैं इनर एनर्जी का यूज करने में असमर्थ पैदा हुआ था, इसलिए मुझे एक रेयर स्पेसिमेन के रूप में क्लासिफाइड किया गया। मैं डीमन लोक की सप्रेशन फोर्स का सोल्जर बन गया। फिर आने वाले दशकों तक अदर डायमेंशंस पर अटैक किया और नरसंहार के मिशन कैरी किए। फिर 75 ईयर बाद मैं एक गुलाम सोल्जर बन गया। मेरे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद मुझे डीमन कोर कमांडर बना दिया गया। फिर कोर कमांडर बनने के 120 साल बाद आखिर में मुझे इसके एग्जिस्टेंस का पता चला। फिर इसके 65 ईयर बाद मैंने उस विरोध को शुरू किया जिसे मैंने मटिकुलसली तैयार किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विरोध शुरू होने के 1 वीक बाद प्रेजेंट का डे दिखाया जाता है, जहां पर हमें काफी सारे डीमंस की बॉडी गिरी हुई दिखती है। और इसी के साथ हम वहां पर मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है विरोध फेल हो गया। तो ये सुनकर एमसी के सामने खड़ा हुआ डीमन किंग टोरेंटे कह रहा होता है कितना डिसअपॉइंटिंग है, तुमने वो सब कुछ गिव अप कर दिया जो विद्रोह के लिए बिल्ड किया था, और अब देखो वॉन तुम्हें क्या अचीव हुआ। फिर ये सुनकर एमसी काफी गुस्से में कह रहा होता है नहीं, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम कांग है। फिर ये सुनने के बाद डीमन किंग कह रहा होता है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रहा हूँ, तुम्हारा नेचर, एबिलिटी और टैलेंट काफी ज्यादा पैथेटिक है, लेकिन तुम्हारे पास जीने की एक जुनूनी इच्छा है जो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने का रास्ता ढूंढ लेती है। यही तुम्हारी ओनली वन स्ट्रेंथ थी, तो फिर अब ऐसा लापरवाही भरा काम क्यों करा। तो कांग कह रहा होता है मुझे बस एक बार एक्सपीरियंस करना था, अगर मैं नेक्स्ट टाइम लड़ते हुए सच में जीतना चाहूँ तो मेरे पास एक बार तुम्हारा सामना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ये सुनने के बाद डीमन किंग जवाब देता है ये एक काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, लेकिन साथ ही एक पैथेटिक थॉट भी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें सेकंड चांस दूंगा? तुम तो आज यहीं पर मरने वाले हो। तो ये सुनने के बाद कांग अपना हाथ अपनी चेस्ट में घुसाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को चेस्ट से खींचकर बाहर ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई को चीरते हुए पर्पल कलर की एक काफी तेज लाइट एमसी पर गिरती है, और ये देखकर डीमन किंग कह रहा होता है टेम्पररी रिग्रेशन, एंशिएंट इविल गॉड, नाइस बोन की पावर। तो ये सच है, तो अच्छा यही रीजन है कि तुमने 200 से ज्यादा साल तक हार और अपमान को सहन किया, वो सब इसलिए था। इसके बाद हम कांग को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने तुम रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं तैयार रहूंगा और श्योरली तुम्हें खत्म करूंगा, तुम और तुम्हारे डीमंस को एक ही बार में खत्म करूंगा। तो ये सुनकर डीमन किंग हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे भी इसका इंतजार रहेगा।
तो डीमन किंग के इतना कहते ही कांग वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मार्शल वर्ल्ड सेंट्रल प्लेन यानी मैदान दिखाया जाता है और हम वही सेम पर्पल लाइट को देखते हैं जो एक घर के छत में गिरती है। और इसी के साथ हम उस घर के अंदर एक बच्चे को देखते हैं जो उस लाइट के थ्रू रूफ तोड़कर घर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है। साथ ही वो बच्चा मन ही मन कह रहा होता है डीमंस के अटैक करने में बचा हुआ टाइम 10 साल है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जस्टिस अलायंस की मार्शल अकेडमी ड्रैगन स्प्रिंग पवेलियन दिखाया जाता है और हम वहाँ उसी सेम रूफ के ऊपर 2 पर्सन को देखते हैं जो रूफ ठीक कर रहे होते हैं। साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है यार सीरियसली क्लीन स्काई में लाइटनिंग होना सच में काफी स्ट्रेंज है। तो ये सुनकर सामने बैठा हुआ पर्सन जवाब देता है मैं भी यही कह रहा हूँ। लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि ट्रेनिंग हॉल की रूफ ही टूट गई, पर फिर भी ये अच्छा हुआ कि वो इडियट ही घायल हुआ जिसे ऑर्फन डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर जिन लेकर आए थे। फिर ये सुनने के बाद वो पहले वाला पर्सन कह रहा होता है मैंने तो ये सुना कि बिजली गिरने से उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है बेहतर यही होगा कि उसे काफी बुरी चोट लगी हो क्योंकि आज उस बेवकूफ को पब्लिकली फांसी दी जा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मार्शल आर्ट ड्यूलिंग एरिना दिखाया जाता है जहां पर 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी एक सीनियर एल्डर कह रहा होता है अब हम शुरू करेंगे पोजीशन के लिए एक ऑफिशियल स्पारिंग मैच। और इतना कहने के बाद वो एल्डर दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। एक साइड है करंटली सर्विंग एज अ डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर कांग सावी और उसके अपोनेंट के डेप्यूटी पोस्ट के लिए चैलेंज देने के लिए रिकमेंड किया गया है इनविजिबल डिवाइन स्पीयर सैंड ड्यूक को। इंस्ट्रक्टर कांग की एबिलिटी के री-इवेल्युएट के बराबर रिक्वेस्ट की वजह से इस पैरिंग मैच का विनर ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सा प्लेस लेना चाहता है। दोनों वॉरियर प्लीज एक मार्शल आर्ट के ऑनर के साथ सीरियसली कम्पीट करें। इसके बाद हम ड्यूक को देखते हैं और वो हंसते हुए कांग से कह रहा होता है तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर दिख रहे हो। वैसे मैंने ये बात सुनी है कि कुछ दिन पहले तुम पर बिजली गिरी थी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम मेरे साथ स्पायरिंग अवॉइड करने के लिए कोई बहाना बना रहे हो, लेकिन क्योंकि तुमने इतनी बोल्डली अपना साइड रखा तुम रिस्पेक्ट के लायक हो, इसलिए अब मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा और या फिर तुम साइलेंटली सरेंडर कर देना। तो ये सब सुनने के बाद कांग काफी एटीट्यूड से कह रहा होता है काफी टाइम पहले एक बार एक एकेडमी में एक मार्शल इंस्ट्रक्टर था जो इनर एनर्जी का यूज करने में अनेबल होने के लिए जाना जाता था। ये एक अनलकी कंजेनिटल कंडीशन के वजह से था, यानी एक जन्मजात स्थिति के वजह से था, लेकिन फिर भी लोग उसे नेचुरली नीची नजरों से देखते थे और एंड में उस इनकॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर को स्कूल के लिए डिसग्रेस यानी कलंक माना गया। सबके सामने एक पब्लिक स्पैरिंग में काफी बुरी तरह से डिफीट किया गया। फिर उसने अपना टाइटल खो दिया और घर का काम करने वाला एक ऑर्डिनरी पर्सन बन गया। यही उसकी लाइफ के कुछ घटिया दिन थे। तो ये सुनकर ड्यूक कह रहा होता है तुम सडनली क्या बकवास कर रहे हो। फिर कांग आगे कह रहा होता है अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगली कमीने मैं इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो ये सुनकर ड्यूक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमीने कहीं कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। मैं डिकोरम मेंटेन करने जा रहा था, यानी शिष्टाचार बनाए रखने जा रहा था, क्योंकि तुम टेक्निकली अभी भी एक इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन अब तुम्हें अपने इंसोलेंट माउथ की कीमत चुकानी होगी। यानी सिंपल वर्ड में तुमने जो कुछ भी कहा तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इतना कहने के बाद ड्यूक डिवाइन स्पीयर बुल डीमन थ्रस्ट सेकंड फॉर्म अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक काफी हैरान लग रहा होता है क्योंकि कांग ने उसके इस जबरदस्त अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। साथ ही कांग ड्यूक से कह रहा होता है तुम्हारा मोमेंटम इम्प्रेसिव था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हिट नहीं कर पाते है ना। तो ये सुनने के बाद ड्यूक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जल्दी से कांग पर पलटकर अटैक करता है, लेकिन कांग इस बार भी जंप करके उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। तो ये देखकर ड्यूक काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं, आखिर अभी ये क्या हुआ। मेरा बुल डीमन डिवाइन स्पीयर जो दशकों से गढ़ा गया था, इतनी आसानी से उसने इसे डॉज कैसे कर दिया। उन्होंने कहा था कि इसका स्किल तो ट्रेनी से भी बदतर है, लेकिन ये वो नहीं है जो मैंने सुना था। इसके बाद हम कांग को देखते हैं और वो कह रहा होता है यार ये सच में काफी स्लो था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की स्किल के साथ
किसी को क्या सिखा सकते हो। तो ये सुनकर ड्यूक काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है, कमीने तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम तो बस लकी थे। तो इतना कहने के बाद वो जंप करते हुए कांग की ओर आगे बढ़ता है और बुल डेमन डिवाइन स्पीयर फोर्थ फॉर्म फ्लिंग बुल स्पीयर अटैक कर देता है। फिर ये देखकर कांग अपने स्पीयर यानी भाले को घुमाने लगता है और अपना फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तो ये देखकर ड्यूक चिल्लाते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरह की पैथेटिक स्पीयर प्ले मुझे रोक सकती है। और ड्यूक के इतना कहती हम देखते हैं कि कांग सडनली ड्यूक पर फायरबॉल अटैक कर देता है। तो ये चीज सडनली देखकर ड्यूक काफी हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमें वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। तो ये एक्सप्लोजन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग नीचे गिर गया होता है और उसकी बॉडी आग से जल रही होती है। फिर ये सब देखने के बाद एक एल्डर काफी हताश होते हुए कह रहा होता है, ये मैच यहीं पर खत्म होता है। इस मैच का विनर है डेप्यूटी इंस्ट्रक्टर कांग साबी। तो इस एल्डर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ड्यूक चिल्ला रहा होता है फायर फायर, और तभी कुछ लोग आकर उस पर पानी डाल देते हैं। इसके बाद कांग मन ही मन कह रहा होता है, मार्शल वर्ल्ड में अटैक करने वाले डीमंस के थ्रू कब्जा कर लिया गया, मुझे डीमन लोक में घसीटा गया, जहां मैंने सैकड़ों सालों तक सरवाइव करने के लिए जी जान से स्ट्रगल किया। इस प्रोसेस में मुझे एक इनक्रेडिबल ट्रुथ का पता चला, मेरी हीट कल्टीवेशन टेक्निक पावर, हाईली डेवलप मैजिक, एक मार्शल आर्ट जिसे फायरबॉल के नाम से जाना जाता है, इसे मार्शल आर्ट से अलग किया नहीं जा सकता है। इसके बाद हम ड्यूक को देखते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर दो लोग आते हैं और स्ट्रेचर पर ड्यूक को अपने साथ ले जाते हुए कांग से कह रहे होते हैं, सर ये एक काफी अच्छी विक्ट्री थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, अरे अभी अभी ये क्या हुआ, क्या वो सच में एक मार्शल आर्ट था। और इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो काफी गुस्से में कह रहा होता है, ये बकवास है। इसके बाद हम उसी एल्डर को देखते हैं और वो कांग से कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर कांग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये फाइट जीत ली है। हालांकि मैंने सोचा था कि तुम इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हो। तो कांग कह रहा होता है, वो तो बस लक का एक स्ट्रोक था। फिर ये सुनकर यंग एल्डर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या लक। इसके बाद कांग एल्डर को बता रहा होता है, कुछ दिन पहले सैर के दौरान मैंने कुछ ऐसे हर्ब्स यानी जड़ी बूटी खा ली जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद से मैं सडनली इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगा। खैर मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी का एक बंच है। तो ये सुनकर वो पहले वाला पर्सन काफी गुस्से में कह रहा होता है, अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, अपनों से बड़ों के साथ ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम अभी हम सबकी इंसल्ट कर रहे हो। तो कांग कह रहा होती, ये तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम इस पर बिलीव करो या नहीं, हालांकि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये बताओ क्या मैंने डुओ में चीट किया। ये स्पेयरमैन सिर्फ सिखाने की पोजीशन के लिए बस एक फाइट थी, लेकिन सिर्फ स्पेयर यूज करने का कोई रूल नहीं था। मुझे नहीं पता जब से मैंने फेयर विक्ट्री हासिल की है तो मुझसे इस तरह इंट्रोगेशन किया क्यों जा रहा है। फिर ये सुनकर उस एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो पहले वाला एल्डर उस दूसरे एल्डर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। और इतना कहने के बाद वो कांग से कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने ये फाइट जीत ली है और क्योंकि तुम फाइट जीत गए हो इसलिए। तो एल्डर के इतना कहते कांग एल्डर को टोकते हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है और कह रहा होता है, बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर एल्डर कह रहा होता है, क्या एक रिक्वेस्ट। तो कांग कह रहा होता है, मैं ऑफिशियली एक टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर के रूप में प्रमोट किया जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद कांग वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग मन ही मन कह रहा होता है, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी जांगहू मुरीम में हार्डशिप को रोकने के लिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा सेटअप की गई कई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हॉल में से एक है। इसका पर्पस ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को तैयार करना है जो फ्यूचर में ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पिलर बनेंगे। वो 15 से 18 साल के बच्चों को ऐसे सेक्ट्स यानी संप्रदायों और क्लैन से लेते हैं जो कम से कम काफी बड़े हो। इंस्ट्रक्टर्स ऑर्थोडॉक्स अलायंस के मार्शल मास्टर से बने हैं। वो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स और सीनियर इंस्ट्रक्टर्स में डिवाइडेड हैं। खैर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर से ज्यादा असिस्टेंट है बच्चों को एक्चुअल में टीच करने के लिए।
तो इतना सोचने के बाद कांग जैसी डोर ओपन कर रहा होता है तो तभी उसे आवाज आती है कि क्या हुआ। और ये सुनने के बाद जैसी वो तिरछी नजर से पीछे की ओर देखता है तो हम उसके पीछे ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के रिकवरी बॉडी पवेलियन मास्टर जिन बाइक को देखते हैं और जिन कांग से कह रहा होता है तुम सडनली इनर एनर्जी का यूज कैसे करने लग गए हो, आखिर तुमने क्या किया है। तो जिन के इतना कहने के बाद हमें जिनके बारे में बताया जा रहा होता है कि वो इंस्ट्रक्टर नहीं है बल्कि वो तो एक फिजिशियन है जो पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग जिन से कह रहा होता है मैंने पहले ही कहा था कि ये बस लक का एक स्ट्रोक है। फिर ये सुनकर जिन चिल्लाते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है बकवास, तुम्हें पता है कि मैंने काफी लंबे टाइम तक तुम्हें ट्रीट किया है, यानी तुम्हारा इलाज किया है। जिस दिन से मैंने सीखा कि तुम इनर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हो मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए हर पॉसिबल तरीका यूज किया है। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज होती जिसे इतनी आसानी से ठीक किया जा सकता है तो फिर मैं कितना यूजलेस फिजिशियन हूँ। तो इतना कहने के बाद जिन रोते हुए आगे कह रहा होता है मैं किसी से भी बेहतर ये जानता हूँ कि इसी रीजन से दूसरे लोग तुमसे नफरत करते थे। अब मुझे तुम्हें फेस करने में काफी शर्म आ रही है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तो ये सुनकर कांग हल्की से स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। 542 साल पहले नहीं, मुझे लगता है कि अब से 15 साल पहले की बात होगी। वो वही पर्सन था जो बैंडेड यानी डाकुओं के अटैक के बीच एक मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए आग की लपटों में चला गया था। और ये वह भी था जिसने दूसरों की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि इस बार मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो ना मरे। तो इतना सोचने के बाद कांग जिन का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है रिकवरिंग बॉडी पवेलियन मास्टर, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम मेरी चिंता भी मत करो, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है। साथ ही हम कांग को उसके रूम में देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है जब मैं पीछे हटा तो मैंने अपना 90% माना खो दिया। इस टाइम पर मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो है फोर्थ सर्कल के बारे में। वैसे ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि मुझे 8th सर्कल तक पहुँचने में कई सेंचुरी लग गई थी। नहीं रुको, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे पास अभी भी मेरा माना है। हाँ, अब मैं वापस आ गया हूँ उस हेल से। जियांग मुरीम की हिस्ट्री अब बदल गई है और डीमंस का अटैक अभी बाकी है। हालांकि कीवर्ड है अभी तक। अब से ठीक 10 साल बाद डीमंस अटैक करना शुरू कर देंगे। जब ऐसा होगा तो जियांग मुरीम फिर से गिर जाएगा। हालांकि इस बार सब कुछ अलग होगा क्योंकि मेरे पास अभी भी 30 साल पुरानी यादें हैं। डीमन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो किस तरह के मैजिक का यूज करते हैं, अटैक के लिए उन्होंने जो आर्टिफैक्ट और वेपन तैयार किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्हें डिफीट कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग के पास जिन आकर कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। तो कांग कह रहा होता है हाँ पवेलियन मास्टर, क्या हुआ। फिर पवेलियन मास्टर कह रहा होता है वाइस एकेडमी मास्टर चेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो कांग कह रहा होता है क्या उन्होंने आपसे ये मैसेज मुझे देने के लिए कहा। फिर जिन कह रहा होता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे प्रमोशन रिक्वेस्ट के बारे में है, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि टेस्ट काफी ज्यादा हार्ड होगा और चूंकि ड्यूक जिस पर्सन को उन्होंने रिकमेंड किया था वो इस तरह डिफीट हो गया, मैं श्योर हूँ कि उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गुड फीलिंग नहीं है। वैसे कांग, तुमने सडनली ये डिसीजन क्यों लिया कि तुम ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो। तो कांग हंसते हुए कह रहा होता है ये इस एकेडमी को फिक्स करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। और इतना कहने के बाद कांग वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है एक टाइम की बात है, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी काफी ज्यादा फेमस थी। टॉप 3 ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट एकेडमी से बेस्ट माना जाता था। हालांकि 2 साल पहले एकेडमी मास्टर और टॉप 10 मार्शल मास्टर में से एक सडनली मिसिंग हो गए। एकेडमी ने 2 साल तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन जैसे स्किल्ड पर्सन को रिप्लेस करना काफी ज्यादा हार्ड था। और इसका रिजल्ट ये रहा, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी ने अपना फेम खो दिया। और इसके अलावा तो इतना सोचते हुए कांग डोर ओपन कर दे हुए चेन के पास पहुंच जाता है और चेन कांग को देखते हुए कह रहा होता है मुझे लास्ट टाइम चेक करने दो। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर कांग,
क्या तुम अपने प्रमोशन रिक्वेस्ट के लिए सीरियस हो? तो ये सुनने के बाद कांग पास्ट याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वो दिन जब डीमंस ने अटैक किया था तब हर तरफ से काफी बड़ी दरारें खुल गई थी और ऐसे मॉन्स्टर जो पहले कभी भी देखे नहीं गए थे उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये अदरवर्ल्डली स्पीसीज की अटैक करने की शुरुआत थी जिसे हम डीमन रेस कहते हैं। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के यंग डिसाइपल मॉन्स्टर्स ने उन्हें काफी ब्रूटली मार दिया। उस दिन अगर एकेडमी के वाइस मास्टर चेन पहले ही भाग नहीं गए होते, अगर उन्होंने वह सिचुएशन की रिपोर्ट दी होती, अगर उन्होंने एकेडमी में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया होता तो इससे काफी सारी मौतों को रोका जा सकता था। मुझे अभी भी डिसाइपल्स की चीखें काफी अच्छे से याद है जिन्हें उस दिन सेक्रीफाइस कर दिया गया था। खैर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा डिस्कस्टिंग हिपोक्रिटिकल फेस यानी घिनौना पाखंडी चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। सो इतना सोचने के बाद कांग हंसते हुए चेन से कह रहा होता है, हाँ मैं इसके लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। फिर ये सुनकर चेन के पास बैठा हुआ पर्सन जिसका नाम यून होता है, जो ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी ब्लेड टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कांग से कह रहे होते हैं, तो फिर चलो अब मैं तुम्हें टेस्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि तुम्हें एक सीनियर इंस्ट्रक्टर बनना है। ये डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड रेट के बारे में है। तो ये सुनकर कांग थोड़ा हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड? क्या तुम्हारा मतलब हमारे पीछे माउंटेन पर बैठे डाकुओं से है? फिर चेन कह रहा होता है, हाँ उन्हें मार डालो, यही तुम्हारा टेस्ट है। डीमन नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड ये डाकुओं का एक ग्रुप है जो ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पास ही माउंटेन पर लोकेट है। इन डाकुओं के द्वारा लगातार डैमेज पहुंचाने की रिपोर्ट की वजह से सिविलियंस के खातिर डाकुओं पर रेड करने का ऑर्डर दिया गया है। तो ये सुनने के बाद कांग कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसका इंस्ट्रक्टर से क्या लेना देना है? फिर चेन कह रहा होता है, ऑब्वियसली ये एक इंस्ट्रक्टर की सबसे बेसिक जरूरत से संबंधित है। सीनियर इंस्ट्रक्टर मेन फोर्स है। एकेडमी के सभी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स को मार्शल मास्टर माना जाता है। उन सभी को ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। उन्होंने सभी महान काम किए हैं जैसे कि इवल डेमोनिक मार्शल आर्टिस्ट, लीडर को एलिमिनेट करना या डाकू को मारना। तो ये सुनकर कांग वहां से जाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, अच्छा बताओ मेरे पास कितना टाइम है? फिर ये सुनकर यून काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम छोटे एरोगेंट कहेंगे, तुम्हारी इस तरह रूडली बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? तो यून को इस तरह गुस्सा करता हुआ देख चेन यून को रोकते हुए कांग से कह रहा होता है, एग्जैक्टली 2 वीक। अगर तुम एक दिन भी देर से आते हो तो तुम प्रमोशन का चांस हमेशा के लिए खो दोगे। तो ये सुनकर कांग हंसते हुए कह रहा होता है, क्या 2 वीक? चलो 3 दिन बाद मैं वापस आता हूँ। और इतना कहने के बाद कांग वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून काफी गुस्से में चेन से कह रहा होता है, वाइस एकेडमी मास्टर, क्या तुम सच में उस एरोगेंट किड को प्रमोट कर रहे हो? अगर वो सच में ये कर ले तो यून के इतना कहती चेन कह रहा होता है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा पुअर लिटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर कांग कभी भी वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम कांग को देखते हैं और वो हेस्ट एबिलिटी का यूज करके काफी देर से वहां से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, चेन तुम फेक कमीने कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो? ये डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड इस टाइम के दौरान ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस की फेम बढ़ने लगा है। लोग अभी तक उसके बारे में नहीं जानते हैं। फिलहाल ये कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन रियल प्रॉब्लम तो ये है। तो कांग के इतना सोचने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यून को देखते हैं। साथ ही वो काफी हैरान होते हुए चेन से कह रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो? ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस का हेड एक पीक रोम मार्शल आर्ट मास्टर है। फिर चेन हंसते हुए आगे बता रहा होता है, डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग हुड मास्टर AK गो गेम वो कोई ऑर्डिनरी डाकू लीडर नहीं है। यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस भी यही सोचता है, लेकिन रियल में वो एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का फॉर्मर लीडर है जिसे हेवन डिस्ट्रॉइंग सेक्ट कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि कुछ साल पहले ट्रेटर्स ने उसे मार दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो सरवाइव करने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने हर सिंगल ट्रेटर को ढूंढ निकाला और मार डाला। उसका रिवेंज इतना ज्यादा क्रूर था कि अनऑर्थोडॉक्स मुरीम ने भी उस पर बाउंटी रख दी। खैर वो काफी टाइम से छुपा हुआ था और रिसेंटली यहाँ आया है। फिर ये सब सुनने के बाद यून पूछ रहा होता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर चेन कह रहा होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
आज कांग डुओ के दौरान काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वो अपने ट्रू स्किल को छुपा रहा था। हालांकि ये टेस्ट एक रियल सिचुएशन है, ये कोई डुओ नहीं है, इसलिए मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि वो वापस नहीं आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कांग को देखते हैं और वो दौड़ते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। फिर वो लेविटेशन एबिलिटी का यूज करता है और उस खाई को क्रॉस करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि मुझे याद है ये एके है। खैर फोर्थ सर्कल का मैजिक उसे डिफीट करने के लिए इनफ होगा, और इतना सोचते हुए वो दूसरी ओर पहुंच जाता है। इसके बाद कांग अपनी सर्च एबिलिटी का यूज करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वैसे ये एक नॉर्मल क्लिफ जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ एक बैरियर है जो माना से बना हुआ है। मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। तो इतना सोचने के बाद कांग अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, खैर कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है कि सेंट्रल प्लेन्स में ऐसी कोई जगह भी होगी। तो इतना सोचते हुए कांग जैसे अंदर पहुंचता है तो उसे अंदर एक स्पेशल ग्रेड का माना स्टोन दिखाई देता है, और इसी के साथ वो पास्ट याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अदर वर्ल्ड के इंटेलिजेंट क्रिएचर जो बार बार अदर डायमेंशंस पर अटैक करते हैं और उन पर कॉन्करर करते हैं, ये डायमेंशनल ट्रैवल टेक्निक की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हालांकि इसमें एक फेटल फ्लॉ है, यानी घातक दोष है। डायमेंशनल पोर्टल से गुजरने के प्रोसेस में एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग के लिए गए टाइम में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ तक कि डीमंस भी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में अनेबल हैं। खैर अब एंड में वो इस सोल्यूशन पर पहुंचे हैं कि जिस वर्ल्ड में उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया था, वो सीक्रेटली इक्विपमेंट को प्लान करेंगे जिनकी उन्हें फ्यूचर में जरूरत होगी, और ये माना स्टोन उस पावर का सोर्स है। ये उनके माना को रिकवर कर सकता है। खैर ये सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के लिए यूजलेस है क्योंकि वो माना का यूज नहीं कर सकते हैं, खैर कम से कम अब तक। तो इतना सोचने के बाद कांग उस माना स्टोन की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और इसी के साथ हमें वहां पर पर्पल कलर की वही तेज रोशनी दिखाई दे रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात के टाइम फॉरेस्ट में कुछ लोगों को देखते हैं, और उनमें से एक पर्सन सडनली कह रहा होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत है? तो स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने गलती की है? फिर ये सुनकर वो पर्सन काफी घबराते हुए कह रहा होता है, मास्टर बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ। तो उस पर्सन कितना कहती स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर आगे कह रहा होता है, चुप हो जाओ और अच्छी तरह से सर्च करो, मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जी का एक्सप्लोजन फील हुआ है। खैर ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर है, ये हेवनली डिस्ट्रॉइंग सेक्ट का फॉर्मर लीडर एके है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग उन लोगों के पास पहुंच गया होता है और एक चट्टान के ऊपर बैठकर क्लैप करते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था कि तुम रियल में एक पीक रोम मार्शल मास्टर हो। डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर, मुझे तुम पर बिलीव था। तो कांग को देखते हुए एके कह रहा होता है, तुम कौन हो? फिर कांग कहता है, मैं ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हूँ। तो ये सुनकर उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, क्या ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर? लेकिन ये इंस्ट्रक्टर यहाँ क्या कर रहा है? फिर इन लोगों की बकवास सुनकर एक कह रहा होता है, अरे तुम लोग अपना मुंह बंद करो। और इतना कहने के बाद वो कांग से कह रहा होता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ही उस ग्रेट एनर्जी का एक्सप्लोजन किया? तो कांग कह रहा होता है, क्या होगा अगर वो करने वाला मैं ही था? फिर एके कहता है, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो एके के इतना कह रही कांग सडनली उन सभी पर माना ब्लेड से अटैक कर देता है, और एके इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो ये देखकर कांग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कांग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैं भी यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। तो कांग के इतना कहते एके सडनली अपनी स्वॉर्ड से कांग पर अटैक कर देता है, पर कांग भी काफी इजली अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है, बेहतर होगा कि तुम अपने सबऑर्डिनेट से बदला लो। तो ये सुनकर एके काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? और इतना कहते कांग उस पर स्वॉर्ड से अटैक करके पीछे हटता है, और इसी के साथ दोनों लगातार एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कांग कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हूँ। तो ये सब देखकर एके मन ही मन कह रहा होता है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ, वो कमीना मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है। तो इतना सोचने के बाद एके सडनली काफी जोर से चिल्लाता है, फिर हेवनली डिस्ट्रॉइंग हेजेमन डिवाइन आर्ट्स को रिलीज करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है,
कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस पावर का यूज करने पर मजबूर करने की? क्या तुम जानते हो कि ये किस तरह की पावर है? जब ट्रेटर्स ने मुझे क्लिफ से फेंक दिया तब मैंने रिवेंज लेने का सपना देखते हुए ये सारी इंसेन एनर्जी कलेक्ट की थी। तो इतना सब कहने के बाद वो सडनली काफी हैरान हो जाता है क्योंकि कांग ने उसे फ्रीजिंग वेव से फ्रीज कर दिया होता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं और वो एक एक ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा होता है, आखिर तुमसे ये सब कौन पूछ रहा है? वैसे भी मुझे लोर की कोई परवाह नहीं है। तो इतना कहने के बाद कांग एस्ट्रल चेन एबिलिटी का यूज करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 छोटे पोर्टल ओपन होते हैं जिसमें से 2 चेन बाहर निकलती है और वो कांग के हाथों को जकड़ लेती है। तो ये सब देखकर कांग सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग एके के पास आकर कह रहा होता है, स्ट्रगल करना बेकार है। जिस मोमेंट ये तुम्हें टच करता है तब से तुम्हारी इंसेन एनर्जी को सक करने लगता है। ये स्पेशली मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट करने का एक स्पेल है। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।